भारत की साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती। एक न्यूज है अभी आया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहना है कि भारतीयों को निशाना बनाने वाले साइबर घोटालों का एक बड़ा हिस्सा कहां से आ रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया से आता है। और साल के पहले 5 महीनों में ही यानी जनवरी से मई तक ऑनलाइन घोटालों में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए जो कॉन्स्पिरेटर है या जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, दोषी हैं, वो म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में संचालित कर रहे हैं नेटवर्क। और उसमें भी एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो संचालित करने वाले लोग हैं उसमें से ज्यादातर स्लेव के रूप में, साइबर स्लेव के रूप में काम कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरह से नौकरी का जो है बहाना देकर, अच्छी खासी नौकरी का बहाना दे, उसमें ज्यादातर भारतीय भी हैं और भी लोग हैं भारतीय नागरिक, उनको वहां पे अगवा करके साइबर स्लेवरी कराई जा रही है, लोगों को उत्पीड़न कराया जा रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए भारत में साइबर अपराध, तो साइबर अपराध वो भी होता है, इसमें देखा जाता है कि 2 तरीके से इसकी परिभाषा होती है। एक कि किसी फिजिकल या अन्य मैनुअल तरीके से, किसी भी तरीके से जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उपकरण है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसको तोड़फोड़ करना या उसका घुसपैठ करना भी एक साइबर अपराध है। दूसरा, साइबर माध्यमों का प्रयोग करके अपराध को अंजाम देना भी साइबर अपराध में आता है। इसमें साइबर चोरी से लेके, पहचान चोरी से लेके साइबर टेररिज्म तक इसमें शामिल होता है। अगर इसमें देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, फिशिंग एक प्रमुख होता है, सबसे आम होता है, जिसमें ईमेल, टेक्स्ट संदेश, फोन कॉल और अन्य संचार माध्यमों के जरिए लोगों को फंसाया जाता है और फिर बाद में झांसे में लेकर फ्रॉड आदिगिरी की जाती है। रैंसमवेयर हमला है आजकल जो है बड़ी कंपनियों पर या प्राइवेट कंपनियों पर, या इस तरह देखा जाता है कि अक्सर उनके, जैसे आपके कंप्यूटर को कोई ऑनलाइन हैक कर लिया और उसको जो भी उसमें मटेरियल था उसको डिक्रिप्ट कर दिया, जैसे यही है, इसको हैक कर ले और इसको डिक्रिप्ट कर दे, ऐसी भाषा में कर दे कि हम पढ़ ही न पाए, हम उसको प्राप्त न कर पाए। अब अगर ये हमारे लिए बहुत जरूरी सूचना है तब वो कहेगा कि ठीक है, हमको इतना पैसा दो तो हम इसको करेंगे, नहीं तो हम इसको समाप्त कर देंगे। तो एक तरह से रैंसमवेयर या जो रैंसम वसूला जाता है, इसमें साइबर सेल के माध्यम से, साइबर के माध्यम से रैंसमवेयर वसूला जाता है। तो ये भी है। वेल फिशिंग है, ये सामान्य फिशिंग के विपरीत वेल फिशिंग या स्पीयर फिशिंग किसी विशिष्ट व्यक्ति पर काम करता है और इसमें खासतौर से वेलिंग में जो है बड़े टारगेट, बड़े व्यक्ति जो महत्वपूर्ण स्तर पे हो, जैसे कोई बड़ा नेता हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसको टारगेट किया जाता है। स्मिशिंग में एक साइबर हमला है जो एसएमएस टेक्स्ट संदेशों के जरिए लोगों को निशाना बनाता है। ये एसएमएस और फिशिंग का मिश्रण है, तो फिशिंग में ऑनलाइन होता है, इसमें एसएमएस और फिशिंग के जरिए किया जाता है। विशिंग है, वायर्स के जरिए जब धोखाधड़ी किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग की जाती है, व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे इंटरनेट या ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार पे माध्यम किया जाता है, ये भी एक अपराध है, खासतौर से महिलाओं और बच्चों को लेकर। पहचान की चोरी किया जाता है, किसी की डिजिटल जो है आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपका बैंक खाता आदि नंबर प्रयोग करके उसका इस्तेमाल करके वित्तीय लाभ लिया जाता है। पूंजी और निवेश योजनाएं हैं, ये नॉर्मल भी है और इंटरनेट के माध्यम से ये और तेजी से फैल रही हैं। ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा चीज भेजा जाता है जो कि देखने से लगता है कि ये नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन बाद में वहां पे पहुंचकर वह आपके पूरे ही सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो ये ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह से एक समस्या है। डीप फेक एआई जनरेटेड है और आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि इसके जरिए जो साइबर अपराध या अव्यवस्था फैलाई जाती है वो बहुत बड़े स्तर पर फैलाई जाती है। जैसे अभी 2024 के चुनाव में ही एक डीप फेक वीडियो खूब सर्कुलेट किया गया, जिसमें गृह मंत्री द्वारा, जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, उस समय भी गृह मंत्री थे, इनका एक वीडियो दर्शाया गया कि इन्होंने कहा था कि भारत सरकार जो है आरक्षण को समाप्त कर देगी, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो डीप फेक वीडियो था और उसका काफी खामियाजा जो है जो सत्ता पक्ष की पार्टी थी उसको उठाना पड़ा। एक उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। कई बार लोग क्या करते हैं कि आपके अपने के नाम पे आप ऐसा फोन कॉल आपके पास आ सकता है जिसको लगेगा कि आपके अपना ही कोई बोल रहा है, वो आपसे पैसे मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ये डीप फेक और भी बड़ी चुनौती होता जा रहा है। इसमें अब देखा जाए कि भारत में साइबर अपराधों की जो बढ़ती संख्या है, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? एक कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर
डिजिटल का प्रसार बढ़ता जा रहा है, खासतौर से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग के कारण जितने बड़े पैमाने पर डिजिटल चीजें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से वो उसका दायरा भी बड़ा होगा। बड़ी आबादी है तो उस बड़ी आबादी में आप शिकार भी बड़े मिल सकते हैं। दूसरा है कि जो भारत के लोग हैं उनमें से ज्यादातर अभी भी इंटरनेट को लेकर इलिटरेट हैं। इलिटरेट मतलब अनपढ़ होता है ना, तो ज्यादातर हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अगर उनको दे दिया जाए वो सिस्टम, ज्यादातर कंप्यूटर तो सब, मोबाइल तो सभी यूज करते हैं, स्मार्टफोन, लेकिन अगर उसके एरर को पकड़ना हो या कंप्यूटर है उसके एरर को पकड़ना हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जब लोभ भी और तुरंत लाभ वाली बहाना हो जाए और एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहे जो स्मार्टफोन का तो प्रयोग करे लेकिन उसके जुड़ी हुई चुनौतियों को न समझे तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। हालांकि सरकार के स्तर पे, संस्थाओं के स्तर पे काफी काम किया जा रहा है लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी हुई है ही। तो देखिए, इंटरनेट उपयोगकर्ता में तेजी से वृद्धि, हमलों का परिष्कार, दूरस्थ कार्य और बढ़ी हुई ऑनलाइन गतिविधि, इंटरनेट की गुमनामी और सीमाहीन प्रवृत्ति जो है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारत में साइबर खतरे को या साइबर अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। ठीक है।